नमस्कार दोस्तों, सभी को जोहार। मैं हूं रंजीत कुमार। आज हम लोग क्लास 11 के जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, यायावर साम्राज्य, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस चैप्टर के जो मुख्य पात्र हैं चंगेज खां, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ या खाना बदोश। ऐसी कबीला या जातियां जो एक जगह अस्थायी निवास नहीं करती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंगोलिया की जो जलवायु थी या जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति थी वो काफी कठिन थी। बहुत सारे एरिया में रेगिस्तान था, कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियां थी। वहां पर बहुत हरे भरे, एक साइड में बहुत सारे जो चारागाह के लिए जो घास होते हैं वो सब थे। तो जिसके कारण मतलब खेती योग्य कोई भूमि नहीं थी, जिसके कारण लोग अस्थायी निवास नहीं कर पाए। और यायावर साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी ऐसी जो कबीला है या जातियां हैं जो यायावर साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। जैसे हुन हो गया, तुर्क हो गया, मंगोल हो गया, शक हो गया। ये सब भारत में भी बहुत बार आक्रमण किए हैं और चीन पर भी आक्रमण किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चंगेज खां के बारे में। तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ जातियां। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यायावर की प्रकार में या यायावर के किस किस कारण से यायावर कहा गया उन लोगों को। और इसमें हम लोग चंगेज खां के जीवनी के बारे में देखते हैं। तो 1162 ईस्वी में मंगोलिया में चंगेज खां का जन्म हुआ और लगभग 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो चंगेज खां के पिता का नाम यशुजई और माता का नाम माता के नाम ओलुनिक्य था। साथ ही साथ पत्नी इनकी बोटे थी। पिताजी का इनका बचपन में ही देहांत हो गया था। दूसरे कबीले वालों ने जहर देकर उन्हें मार दिया था और कम समय में ही इनकी जो माता थी और जो तेमुजीन, यानी कि चंगेज खां के बचपन का नाम तेमुजीन था, उनको इनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में पाला था और दूसरे कबीले वालों ने चंगेज खां के पिताजी की हत्या कर दी थी। तो एक तो चंगेज खां आज बोला जाता है कि पूरे विश्व में सबसे क्रूरतम शासक चंगेज खां है। तो कहीं ना कहीं चंगेज खां को क्रूरतम बनाने में या बहुत ज्यादा आक्रामक बनाने में उसकी परिस्थितियों ने काफी अहम भूमिका निभाई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी का दूसरे कबीले वालों ने अपहरण कर लिया और ये कुछ कबीलाओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी को बचाता है। बहुत सारे छोटे छोटे कबीलाओं से युद्ध करता है, जिसमें इसका भाई जम्मू का, जिसे आंडा भी कहा जाता है, और इसका एक परम मित्र था बोगरच्चू, जो कि चंगेज खां को काफी सहायता प्रदान करता है उसकी पत्नी को हासिल करने में। इसी प्रकार से शुरू में जम्मू का जो होता है वो चंगेज खां के भाई होता है, लेकिन ईर्ष्यावश बाद में वो चंगेज खां से दुश्मनी कर बैठता है और चंगेज खां की जो भाई था जम्मू का, वो दूसरे पक्षों से जाकर मिल जाता है। तो 1206 ईस्वी में जम्मू का और नेमन की सम्मिलित सेना को निर्णायक युद्ध में जैसे ही हराते हैं चंगेज खां और उनकी टीम, तो उसी समय जितने भी सारे कबीला थे वो मिलकर चंगेज खां को अपना नेतृत्व करता, अपना राजा घोषित करते हैं कि ये हमारे कबीलाओं की रक्षा करेगा। ये सबसे योग्यतम व्यक्ति चंगेज खां बन जाता है। और 1206 ईस्वी में एक सभा, बहुत सारे कबीलाओं को मिलाकर एक सभा आयोजित की जाती है, जिसका नाम रखा जाता है, उस कबीला का नाम है, जैसे चंगेज खां कियात कबीला से थे, वो कियात कबीला के मेन थे। बाद में बहुत सारे कबीलाओं को मिलाकर कुरिलताई कबीला
एक बनाया जाता है और एक नियम बनाया जाता है। चंगेज खां का जो कानून संहिता बोल सकते हैं या नियम बोल सकते हैं, उसको यास बोला जाता है। और यास जो निर्णय लेगा वो अंतिम निर्णय होगा। वो कोई भी राजा रहेगा चंगेज खां या उसके बाद, तो यास जो निर्णय लेगा उसी को मानना पड़ेगा। तो 1206 ईस्वी में बहुत सारे युद्धों को जीतने के बाद चंगेज खां को, यानी कि तेमुजीन को चंगेज खां की उपाधि मिलती है और उसी समय उन्हें सार्वभौम शासक या समुद्री खां की भी उपाधि मिलती है। चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक जो थे वो मंगोलिया के एक हिस्से में अपना शासन कर रहे थे और दूसरे हिस्से में चंगेज खां शासन कर रहे थे। चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शाह मोहम्मद और उसके पुत्र अलाउद्दीन मांगबरनी दोनों से इस बात के लिए संधि भी किए थे कि भाई आप अपने एरिया में शासन कीजिए, हम अपने इलाका में शासन करेंगे। लेकिन क्या होता है कि मंगोलिया के 450 जो व्यापारियों का एक समूह होता है वो ख्वारिज्म के रास्ते से पार कर रहे थे और ईर्ष्यावश ख्वारिज्म के जो साथ थे उन्होंने वो 450 व्यापारियों की हत्या करवा दी। और इस हत्या का सबसे प्रमुख जो जिम्मेदार माना गया है वो था इनालचिक कादुर खान, जिसने यह हत्या करवाई। उसके बाद चंगेज खां का यही कहना था कि भाई इतने के बावजूद भी चंगेज खान ने अपने धैर्य से काम लिया और अपने दूतों को ख्वारिज्म के शाह के पास इस मांग के साथ भेजा कि वो दोषी हाकिम इनालचिक खान को दंडित करें। शाह अत्यधिक घमंडी निकला, उसने दूतों से मिलने से इनकार ही नहीं किया बल्कि जो चंगेज खां का दूत था उनको भी मार डालने का हुक्म दिया। इसके बाद चंगेज खां का धैर्य का जो बांध था वो टूट गया। उसने ख्वारिज्म के शाह की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं की, उसने एक सुनियोजित तैयारी की और ख्वारिज्म पर आक्रमण कर लगभग वहां पर 17 लाख लोगों की हत्या कर दिया। और वहां के जो सुल्तान था ख्वारिज्म का वो मारा गया और उसका पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी वो भाग गया। वो भागते भागते सिंध तक पहुंच गया, यानी कि भारत की सीमा तक पहुंच गया। उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का यहाँ पर शासन था और इल्तुतमिश से उसने मदद मांगी। अलाउद्दीन मांगबरनी ने, इल्तुतमिश ने साफ इनकार कर दिया कि भैया भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर किसी प्रकार से भी इल्तुतमिश मांगबरनी को शरण देता तो वो चंगेज खां के आक्रमण का भी वो भाजन बन जाता। इसलिए बहुत चतुराई से इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण नहीं दिया और अपने राज्य की रक्षा की। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक बार वो बुखारा पर कब्जा करता है और बुखारा में एक उत्सव मैदान होता है। वहां पर जितने भी अमीर थे सभी को इकट्ठा करता है और उसकी आलोचना करते हैं चंगेज खां कि तुम लोग जो हो वो गलत तरीके से कमाकर अमीर बने हो और ईश्वर वो स्वयं चंगेज खां कहता था कि ईश्वर हमको दंड देने के लिए ही भेजा है और तुम लोग को आज हम दंड देंगे। और इस प्रकार से चंगेज खां ने जितने भी गलत तरीकों से धन अर्जित किए थे उन सभी की हत्या करवा देते हैं वहां पर बुखारा में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 1213 के आसपास चीन के महान दीवार पर भी चंगेज खां बहुत ही चतुराई से उस पर आक्रमण करते हैं और उस किला को भी छोटा बताकर लूटपाट करते हैं। वही प्रकार 1215 में पेकिंग नगर को लूटते हैं और इसी प्रकार से समरकंद, बल्ख, निशापुर, बगदाद, मर्व पूरे भारत को, यानी कि 3 देशों को, इधर से एशिया, उधर से कुछ अफ्रीका का पार्ट और कुछ यूरोप का पार्ट, सब जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। निशापुर में जब चंगेज खां ने घेरा डाला था तो एक राजकुमार था, वो चंगेज खां का दामाद भी था। तो जब वो निशापुर पर घेरा डाला आक्रमण करने के लिए तो निशापुर के जो वहां के सेनापति थे, सेना थे, उन्होंने राजकुमार की हत्या कर दी। और जब भाई बेटी के बात आता है तो फिर जानते हैं पिता क्या कर सकता है। तो निशापुर के
घेरा में मारे गए वो राजकुमार या फिर चंगेज खां के दामाद की हत्या का उन्होंने इस प्रकार से बदला लिया कि आज पूरा विश्व उस बात को याद करता है। निशापुर में चंगेज खां ने ऐलान कर दिया कि वहां के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी को मार दिया जाए। साथ ही साथ वहां के कुत्ते और बिल्ली को भी जीवित न छोड़ा जाए। कुत्ते और बिल्ली को मार दो, कोई भी जीव जंतु वहां नहीं बचना चाहिए, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो देख के याद कर सके कि चंगेज खां से दुश्मनी का क्या नतीजा होता है। उसी प्रकार से हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। बगदाद पर जब उसने आक्रमण किया तो लगभग 8 लाख लोग मारे गए। मर्व पर जब आक्रमण किया तो 13 लाख लोग मारे गए। तो चंगेज खां ने पूरे विश्व में आज एक क्रूरतम शासक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम लोग बढ़िया से आकलन करें तो चंगेज खां को क्रूरता या क्रूरतम बनाने में उस समय की परिस्थितियां ने भी काफी योगदान दिया। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं चंगेज खां की मृत्यु जब होती है तो उस समय भी काफी एक इंटरेस्टिंग घटना होता है कि उसके मृत्यु के समय कुछ वो चाहता था कि हमारी जब मृत्यु हो जाए तो जहां को दफनाया जाएगा वो कब्र किसी को पता ना चले। तो लगभग 5000 सैनिकों को दफन करने के लिए वो पहले से ही एक योजना बना चुका था, जिसमें दफन करने के बाद सारे घोड़ों से उस जमीन पर घोड़े दौड़ा देते हैं, जिससे कब्र का सही लोकेशन पता नहीं चल पाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है या चंगेज खां के मानना था कि उसने जितना क्रूरता किया है, ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे कब्र के साथ या हमारे जो डेड बॉडी के साथ है वो दुर्व्यवहार कर रहे। इसलिए चंगेज खां ने ये गुप्त रखा और एक गुप्त योजना अपने मरने से पहले ही बना दिया था। तो लगभग 5000 वो घुड़सवार सैनिक थे। उन्होंने दफन करने के बाद वो पूरे जमीन को घोड़े दौड़ाकर बराबर एक जैसा कर दिए, किसी तरह से पता नहीं चला। जैसे ही वो 5000 सैनिक आगे बढ़े, कुछ दूर जाने के बाद ही 10,000 एक सैनिक की टुकड़ी आते हैं और उस 5000 सैनिक टुकड़ी को मार डालते हैं। अब क्या होता है कि वो 5000 जो सैनिक मारे गए, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज का पता था कि किस लोकेशन पे हुआ है, मतलब किस लोकेशन पर कब्र बनाया गया है। भले एग्जैक्ट जगह नहीं पता चल पाता, लेकिन वो 5000 सैनिक मारने के साथ वो लोकेशन भी समाप्त हो गया। अब ये 10,000 सैनिक जिन्होंने 5000 सैनिकों की मारी थी, हत्या की थी, वो कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर 20,000 सैनिकों की टुकड़ी अलग से घात लगा के बैठी हुई थी, जो कि उस 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस प्रकार से चंगेज खां ने मरने से पहले ही अपनी जो एक योजना बना रखी थी उस पर वो सही भी होता है। और आज तक विश्व के बहुत सारे ऐसे पुरातत्ववेदा है, इतिहासकार लोग हैं, उन लोग भी चंगेज खां का एग्जैक्ट लोकेशन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया उसके कब्र के बारे में। तो बेसिकली हम लोग यही पर देखते हैं कि चंगेज खां के जीवन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी आप लोग को आई थिंक ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।